प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। शेयर चैप्टर पढ़ने के क्रम में नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे अंश पूंजी खाता, जैसा ही एक पूंजी संचय खाता। वो खाता अभी तक आप जनरल एंट्री में आप शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते थे, लेकिन उससे हटकर एक दूसरा खाता है जिसे हम कैपिटल रिजर्व या पूंजी संचिति खाता के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर होता है। पूंजी संचय खाता में पूंजीगत लाभों को हस्तांतरित किया जाता है, जबकि अंश पूंजी खाते में अंशों से प्राप्त हुई धनराशि को हस्तांतरित किया जाता है। जब अंशों पे राशियां प्राप्त होती हैं तो एक अंश पूंजी खाता बनाया जाता है, जिसमें आवेदन पर प्राप्त हुई राशि को भी अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, आवंटन पे प्राप्त हुई राशि को भी अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऐसे ही याचनाओं पे प्राप्त हुई राशि को भी अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। लेकिन आपने यह देखा होगा कि अंशों पे राशियां जब प्राप्त की जाती हैं तो उसके साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम की राशियां भी प्राप्त होती हैं, जो कि एक पूंजीगत लाभ जैसी होती हैं। इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की राशि को हम कहां कहां यूज करते हैं, इसके बारे में जब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को पढ़ाया था उस समय विस्तृत रूप से बताया था। यहां पर देखते हैं कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि को प्राप्त करने के बाद उसमें से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार राशि को अपलिखित कर देने के बाद भी अगर कुछ राशि बचती है तो उसे हम कहां हस्तांतरित करते हैं, या विभिन्न संपत्तियों को अगर उनके अपलिखित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेच दिया जाता है तो बेचने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है उसे हम कहां हस्तांतरित करते हैं। इस तरह की कुछ बातें हैं जिनको समायोजित करने के लिए, जिन तथ्यों को व्यवस्थित करने के लिए एक खाता बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं पूंजी संचिति खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस खाते के अगर आशय को समझने के लिए हम देखें तो हमने 2 लाइन में आपको इसे समझाया है कि साधारण शब्दों में पूंजीगत लाभों में से पूंजीगत हानियों को घटाने के बाद, मींस कंपनी में जो पूंजीगत लाभ होते हैं उन पूंजीगत लाभों में से जो पूंजीगत हानियां होती हैं, जो नुकसान होते हैं अस्थायी संपत्तियों से संबंधित या और पूंजीगत प्रकृति के संबंधित जो हानि होते हैं, उन्हें घटा देने के बाद जो राशि बचती है उसे जिस खाते में हस्तांतरित किया जाता है उसे कहा जाता है पूंजी संचिति खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जैसे पूंजी संचिति खाते में या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में किन किन चीजों को स्थानांतरित किया जाता है उसे हम देखते हैं। तो संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त लाभ, यदि किसी संपत्ति को बेच रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि उस संपत्ति को बेचने से कंपनी को लाभ हो रहा है, तो उस लाभ की राशि को जिस खाते में हस्तांतरित किया जाता है उसे कहा जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अंश प्रीमियम खाते के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया, और यहां पे जब्त अंश खातों का शेष, चूंकि हम शेयर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहां पे हमने शेयर चैप्टर पढ़ने के क्रम में यह देख लिया था कि अंशों का हरण करते हैं और अंशों का हरण करने के बाद उसे हम पुनर्निर्गमित करते हैं। तो एक सिचुएशन होती है कि पुनर्निर्गमित करने के बाद उन अंशों पे जो राशियां हरण करके रखी गई हैं, जो फॉरफीचर अकाउंट में
अमाउंट रखा गया है, उस अमाउंट को हम कहां हस्तांतरित करेंगे। तो उस राशि को भी हम यह बताना चाहते हैं कि उसे भी हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं इस चीज को। सपोज दैट किसी कंपनी ने 100 शेयर्स को फॉरफिट कर रखा है और उन 100 शेयर्स पे कंपनी ने जो अमाउंट फॉरफिट कर रखा है, सपोज दैट वो अमाउंट फॉरफिट कर रखा है कंपनी ने 500। ये यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स को कंपनी ने फॉरफिट कर रखा है और इन 100 यूनिट्स पे जो अमाउंट फॉरफिट किया गया है वो अमाउंट है आपका 500 रुपीज। कंपनी ने इन शेयर्स को री इशू किया और सपोज दैट इन 100 शेयर्स को कंपनी ने इशू किया और इसकी जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू पे सपोज दैट कंपनी ने इन शेयर्स को 9 रुपीज में री इशू किया तो 900 रुपीज आ गया। जबकि इस शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 100 शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज के हिसाब से होता है 1000 रुपीज। मीन्स जब इस शेयर को हम री इशू कर रहे हैं तब हमें 100 रुपीज कम मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने जर्नल एंट्री के माध्यम से आपको बताया था कि वो 100 रुपीज हम ये फॉरफिटेड अमाउंट से निकाल के विड्रॉल कर लेते हैं, तो ये हमारा 1000 मेंटेन हो जाता है। अब जब हम इस 500 में से 100 हमने क्या किया, विड्रॉल कर लिया, 100 हमने इसमें से निकाल लिया, तो यहां पे बैलेंस बचा हमारे पास 400। इस 400 अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। लेकिन इसके साथ एक चीज विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जब भी इस राशि को हस्तांतरित करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में तो उस टाइम हमें देखना है कि हमें केवल उन्हीं फॉरफिटेड शेयर्स के अमाउंट को ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जिन शेयर्स को हमने री इशू कर लिया है। ध्यान देने की बात यह है कि जिन शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद री इशू कर लिया जाता है उन्हीं शेयर्स के बैलेंस फॉरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है। अब यहां पर देख लेते हैं कि इसी को हम जर्नल एंट्री के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट कंपनी ने 100 शेयर्स में 500 रुपीज को फॉरफिट कर रखा है। अब इन शेयर्स को कंपनी ने री इशू कर दिया। मींस जब कंपनी ने इसे फॉरफिट किया होगा तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट में पड़ा होगा कितना, 500 रुपीज। अब जब इसे कंपनी ने 900 में री इशू कर दिया तो कंपनी जब री इशू करेगी तो एंट्री कर लेती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट में 900 और यहाँ पे टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्योंकि फॉरफिट किया था तो वहां पे इसने कंपनी ने 1000 दिखाया होगा तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1000 रुपीज। मीन्स 100 रुपीज कम पड़ रहे हैं तो उस 100 रुपीज को आप फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से विड्रॉल कर लेते हैं और यहां आप लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री री इशू की कंप्लीट होती है। अब जो 500 रुपीज आपने फॉरफिट कर रखा है उसमें से चूंकि इस पूरे शेयर को आपने री इशू कर दिया, मींस इन 100 यूनिट्स को टोटल आपने री इशू कर दिया, तो री इशू करने के बाद 100 रुपीज आपने वहां पे एडजस्ट किया। अभी 400 रुपीज बैलेंस है तो 400 रुपीज हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में और उसके लिए हम एंट्री करते हैं जब फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से विड्रॉल करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। हम लिखेंगे वहां पे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां पे इस 400 रुपीज को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम केवल उसी शेयर्स के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे जिन्हें हम री इशू
कर चुके हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे ये सिचुएशन से थोड़ा हटके काम होता है। सपोज दैट ये कंपनी ने 500 शेयर्स 100 यूनिट शेयर्स को फॉरफिट किया है। फॉरफिटेड यहां हम लिख देते हैं फॉरफिटेड यूनिट है 100 और फॉरफिटेड अमाउंट है कितना 500। अब इसमें से कंपनी ने सपोज दैट 100 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स को फॉरफिट किया है। सपोज दैट कंपनी ने इसमें से 50 यूनिट्स को री इशू किया और 9 रुपीज पर शेयर के रेट से इशू किया। तो अगर हम देखें कि 50 शेयर्स को 9 रुपीज पर शेयर्स के हिसाब से अगर यूनिट के 9 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से री इशू कंपनी कर रही है तो 450 रुपीज कंपनी को यहाँ पे मिल सकेगा। और फिर कम कितना पड़ेगा, क्योंकि 100 यूनिट्स का ये यहाँ पे आपका 550 यूनिट्स हो जाएंगी। 50 यूनिट्स का 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 500 रुपीज की शेयर कैपिटल बनती है। तो 500 में से 450 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना यहाँ पे बैलेंस आता है 50 रुपीज बैलेंस आता है। मींस इस एंट्री में अगर हम इसको 50 यूनिट्स पे करें, अभी आपने 100 यूनिट्स पे देखा है, अगर हम इसे 50 यूनिट्स पे करें तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट री इशू करने पर 450 रुपीज हो जाएगा। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट में आपको 50 रुपीज विड्रॉ करके लाना पड़ेगा और यहाँ पे अमाउंट आपका होता है 500 रुपीज। ये तब की सिचुएशन है जब फॉरफिटेड 100 शेयर्स में से हमने 50 शेयर्स को री इशू कर लिया। यहां देखिए लिखा है ना री इशू 50 शेयर्स को, और 10 रुपीज वैल्यू का शेयर है, हमने 9 रुपीज पर शेयर के रेट से इसको री इशू किया है। तो यहाँ पे 450 रुपीज हमें री इशू करने पे मिल जा रहे हैं। 50 रुपीज हमें फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट से विड्रॉल करके लाना पड़ रहा है। 500 यहाँ मेंटेन हो जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अब यहाँ पे हम जो बैलेंस अमाउंट है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम एक नियम से चेक कर सकते हैं। चूंकि 100 शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट अगर था 500 रुपीज, 100 शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट था कितना 500 रुपीज, तो इसलिए 50 शेयर पे 50 शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट कितना रहा होगा। तो यहां पे इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 500 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, और ये 552 जा 100, और इसको जब डिवाइड करेंगे 250 रुपीज आपके आ जाएंगे कि 250 रुपीज हमारा अमाउंट बनता है। तो मींस इस 500 में से हम चूंकि ये 100 शेयर्स का अमाउंट है तो 50 शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो 50 शेयर्स पे जो फॉरफिटेड अमाउंट हमारा बनता है वो बनता है 250 रुपीज। फॉरफिटेड शेयर्स पे सॉरी री इशूड 50 शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट कितना बनता है 250 रुपीज। अब इस 250 रुपीज में से कंपनी ने यूज कितना किया, ओनली 50 रुपीज कंपनी ने यूज किया। मींस अब कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स अमाउंट में फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर सकती है, ओनली 200 रुपीज ट्रांसफर कर सकती है। समझ में आई बात। मींस 250 में से 50 इन्होंने एडजस्ट कर लिया तो यहाँ पे बैलेंस बचा कितना, ओनली 200 रुपीज। अभी कंपनी सिर्फ 200 रुपीज को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है, 250 रुपीज को ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि 100 शेयर जो फॉरफिट किए गए थे उसमें से केवल 50 शेयर इशू किए गए हैं। अभी 50 शेयर्स बैलेंस हैं। अभी देखिए 50 शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट 250 है री इशू वाला, तो जाहिर सी बात है कि 50 शेयर्स जो बैलेंस हैं उनका फॉरफिटेड अमाउंट में 250 होगा। ये इस फॉरफिटेड अकाउंट में तब तक पड़ा रहेगा जब तक इस शेयर्स को हम री इशू नहीं कर देते हैं। तो छात्रों यहाँ पे इस चीज को जानना बहुत जरूरी था कि कैपिटल रिजर्व में फॉरफिटेड शेयर्स के अमाउंट में से केवल उसी अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं जिन शेयर्स को हम री इशू कर रहे हैं। जिन शेयर्स को री इशू नहीं किया जा रहा है उन शेयर्स के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यहां पे इस
कैपिटल रिजर्व अकाउंट में एक चीज और ध्यान देने की है, वो है सिचुएशन इन बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट में इस चीज को कैसे शो कराते हैं। बैलेंस शीट जब इसकी बनाई जाती है, अभी आपको ये पॉइंट क्लियर करना रह गया है कि शेयर चैप्टर में बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। हम आगे की वीडियो में आपसे कुछ बातें और शेयर करेंगे, जैसे शेयर चैप्टर में हम कैश बुक कैसे बनाते हैं, शेयर चैप्टर में हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, हमारे पास शेयर में और स्टॉक में अंतर क्या होता है, और शेयर कैपिटल में हमने आपको बताया था कि हमारे पास इक्विटी शेयर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स के काइंड्स, प्रेफरेंस शेयर के प्रकार भी अभी आपको नहीं बताए गए हैं। तो हम जब ये क्वेश्चन लेवल की चीजें लगभग खत्म हो जाएंगी तो वो थोड़े से छोटे पार्ट हैं, उनके बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ जानने के लिए है। उनसे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिन बातों की ज्यादा आवश्यकता होती है उन बातों को अभी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी पोर्शन में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी पोर्शन में शेयर कैपिटल के नीचे, शेयर कैपिटल के जस्ट नीचे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस पॉइंट को हम दिखाते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस जो पॉइंट दिखाया जाता है, उस रिजर्व एंड सरप्लस पॉइंट के अंतर्गत हम वहां पे कैपिटल रिजर्व को शो कराते हैं। एक मेन हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर एक सब हेडिंग के रूप में हम रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट को वहां पे शो करा देते हैं। यहां पे ध्यान देने की बात एक चीज और है कि जो ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट होता है, इसमें से अवास्तविक जो संपत्तियों, अवास्तविक संपत्तियां इसमें, चलिए उस चीज पे थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें पूंजीगत हानियों को और अवास्तविक संपत्तियों को अपलिखित करके दिखाया जाता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जो पूंजीगत हानियां हैं उनको माइनस कर दिया जाता है और जो अवास्तविक संपत्तियां होती हैं उनको भी माइनस कर दिया जाता है। तो ये चीज हम विशेष रूप से उस टाइम बताएंगे जब हम इसकी बैलेंस शीट आपको बताने लगेंगे, बैलेंस शीट के फॉर्मेट को बताने लगेंगे। अभी सिर्फ ये आपको जानना है कि हमारा जो कैपिटल रिजर्व होगा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल हेडिंग के जस्ट नीचे रिजर्व एंड सरप्लस मेन हेडिंग के सब हेडिंग के रूप में दिखाएंगे। इस हेडिंग के अंतर्गत हमारा ये एक पॉइंट होगा और वो पॉइंट होगा हमारा क्या, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस कैपिटल रिजर्व अकाउंट में शेयर चैप्टर पढ़ने के लिए इतनी चीजों को जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि पूंजी संचिति खाता होता क्या है। इसकी हमने यहाँ पे एक दो लाइन में इसको आपको समझा दिया है और इसका इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं तो अभी हमने बता दिया है कि पूंजीगत लाभों में से पूंजीगत हानियों को घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कौन कौन से पॉइंट इसमें होते हैं मुख्य रूप से वो मैंने बता दिया। और इसकी एंट्री, मुख्य रूप से इसकी एंट्री यही है कि फॉरफिटेड अमाउंट से जब हम पैसे को निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो हमारी एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लेकिन इस एंट्री को करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि ये एंट्री उसी अमाउंट के लिए की जाएगी जिन शेयर्स को रीइश्यू कर लिया गया है और रीइश्यू करने के बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में उन शेयर्स का जितना अमाउंट बैलेंस पड़ा है उस अमाउंट को ही हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए इस एंट्री को करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट और इससे संबंधित जो शेयर चैप्टर में क्रियाएं की जाती हैं, जो एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी और इस चीज को हम आगे के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे जहां पे हम इसे प्रैक्टिकली करके वहां पे देखेंगे। धन्यवाद।